आप लोगों से एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नहीं समझे आप? मैं दोबारा पूछती हूं, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जरूरी है साफ हवा, स्वच्छ पानी। अब चुनाव के इस दौर में जहां 5वां फेज दरवाजे पे खड़ा है, उस समय हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? चुनावी बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर है तो राजनीति की बात होनी चाहिए। तो उसी राजनीति के बीच में हम आज इस मुद्दे को लेकर आए हैं क्योंकि 1947 से अब तक देश की चुनावी राजनीति का शिखर इतना बड़ा हो चला है कि उसके सामने पर्यावरण जैसे मुद्दे पहाड़ की ऊंचाई की तरह बहुत बोने नजर आते हैं। बाकी सारे मुद्दे बहुत बड़े हैं। पर्यावरण, साफ हवा, साफ पानी बहुत छोटा हो गया है, या ये भी कहें कि बराबर के नजर नहीं आते। मुद्दे बहुत छोटे हो चले हैं जिनकी हमको जरूरत है जीने के लिए। जाति, सियासत और ध्रुवीकरण को साधने वाले मुद्दों के घने जंगल में प्रकृति से जुड़ा मुद्दा कहीं किसी दूर आपको नजर आएगा या शायद नजर ही नहीं आएगा। अब 2024 चुनाव को ही ले लीजिए। इस चुनाव में भी मुद्दों का AQI इतना अधिक है कि हमारी और आपकी सांसों के मुद्दों को किसी की परवाह नहीं है, कोई सुध नहीं ले रहा। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। एक दौर था जब देश में चुनाव रोटी, कपड़ा, मकान इन पर होते थे। ये मुद्दे होते थे जिन पर चुनाव लड़ा जाता था। वक्त बदला और आपातकाल, अधिकार और विकास की बात होने लगी। 90 के दशक में मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द चुनाव हुआ और फिर आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की बात हुई। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने या दल ने जल, जमीन, जंगल की बात की हो? मैं दावे के साथ कह सकती हूं नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत छोटे दल जिनकी आवाज इतनी ज्यादा प्रबल नहीं हो पाती, आदिवासी जो नेता हैं या दल हैं जो बहुत छोटे हैं, किसी रीजन में हैं, वो जरूर जंगल की बात करते हैं। क्यों उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की तपिश से सियासी सरगर्मी नहीं बढ़ती है? क्यों हमारी और आपकी सांसों पर प्रदूषण का जो पहरा है उसकी किसी को परवाह नहीं है? क्यों पानी की कमी से तड़पती सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया का दर्द किसी सियासी दल को सुनाई नहीं देता? और क्यों देश की राजधानी में कूड़े के पहाड़ पर होता तमाशा किसी को दिखाई नहीं देता? देता है जनाब, सब दिखाई देता है और सब सुनाई भी देता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चुनावी कारोबार में इन मुद्दों के व्यापार का मुनाफा बहुत कम है। तभी तो आपके आसपास जो मुद्दों की मंडी सजी है उसमें जल नदारद है, जंगल और जमीन का काउंटर आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हर चुनावी लाउडस्पीकर में जब मटन, मछली, मुगल, रिजर्वेशन, पाकिस्तान जैसे मुद्दों का शोर है तो हम इन मुद्दों पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिंदुस्तान के 3 अलग अलग हिस्सों में जो हालात बने हुए हैं उसके रेड अलर्ट का अलार्म सुनकर भी हर बार अनसुना किया जाता है। सबसे पहले वो मुद्दे आपको बताते हैं। जंगल की आग में लिपटा उत्तराखंड, जल संकट से तड़पता बेंगलुरु, 45 डिग्री से अधिक तापमान में तड़पते 8 राज्य, और इसके अलावा 2 और मुद्दे हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण की मार, राजधानी दिल्ली की छाती पर कूड़े का पहाड़। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां के जंगलों में बीते कई हफ्तों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग से उत्तराखंड को क्या नुकसान हो रहा है, उससे पहले 2 तरह इसको समझ लीजिए, तस्वीर और आंकड़े दोनों लिहाज से। पहली तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, सब कुछ उत्तराखंड के जंगलों की लगी आग की तस्वीरें हैं, तमाम जो स्क्रीन है। ये तस्वीरें हमने आपको सहूलियत के लिए तारीख के साथ तैयार की हैं। इसे देखिए और आप देश की जिस भी हिस्से में बैठे हैं इन तस्वीरों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में इन लपटों का असर हजारों किलोमीटर तक नहीं जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये वही जंगल है जिसकी वजह बारिश होती है, नदियों तक पानी पहुंचता है और हम सब तक खाने के लिए अनाज।
जिस प्रकार से बीते कुछ सालों में हमने प्रकृति का जो इस्तेमाल किया है गलत तरीके से, विकास के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, ये जंगल ही हैं जो उसके संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर आपको आज 24 घंटे घर, गाड़ी, दफ्तर, हर जगह एसी पर निर्भर रहना पड़ता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अब ये जंगल नहीं बच रहे। अब आप आइए दूसरे आंकड़ों पर, जो शायद तस्वीरों से भी अधिक डरावने हैं। पहले ये दो आंकड़े देख लीजिए, जो अप्रैल महीने की एक साल यानी 2023 के, तो दूसरे साल 2024 के हैं। 2023 के अप्रैल में आग की 1046 घटनाएं सामने आई हैं, तो वहीं अप्रैल आते आते 5710 घटनाएं। इस एक साल में जंगल में लगने वाली आग की घटना 5 गुना बढ़ गई है। लेकिन क्या आपने इस एक साल में इस मुद्दे का कोई शोर सुना है? खुद से पूछ लीजिए। आप चुनावी इस समर में हैं, लगातार आप नेताओं को सुन रहे हैं। उत्तराखंड का चुनाव पूरा हो चुका है 5 सीट पर, कुछ आपने सुना? अब एक और आंकड़ा, ये आंकड़े 2019 से हर साल के 6 महीने के हैं। 2019 में केवल 6 महीने में जंगल में आग के 2158 मामले सामने आए। 2020 में 7000 पौधे जल गए और 2021 में 1.25 लाख पेड़ जलकर राख हो गए। 2022 में 2200 आग की घटना हुई तो 2023 में करीब 1000 हेक्टेयर भूमि में आग लग गई और आग की चपेट में वो जल गई। अच्छा, इन आंकड़ों में कहीं पशु हानि का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। यह हालात उत्तराखंड के किसी एक इलाके में नहीं है। अगर 2024 की शुरुआती 4 महीने की बात करें तो अल्मोड़ा में 909, चंपावत में 1025, गढ़वाल में 742 और नैनीताल में 1524 जंगल में आग की घटना को दर्ज कराया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 लोकसभा सीट वाले किसी इलाके की परेशानी कैसे लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकी। अगर आप बिहार, यूपी के इलाकों में रहते होंगे या फिर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रहते होंगे तो आपके मन में ये सवाल होगा कि जंगल की आग से आपका क्या लेना देना? लेना देना है जनाब, क्योंकि उत्तराखंड की हिल स्टेशन में जो लाखों सैलानियाँ, टूरिस्ट गर्मियों की छुट्टियां मनाने जाते हैं, आप और हम, वो देश के सभी हिस्सों से पहुंचते हैं। और जब एक हिस्सा अफेक्ट होता है, भले ही सालों बाद, पर वो दूसरे हिस्से को भी, जो उससे बहुत दूर है, उसको अफेक्ट करता है। यही क्लाइमेट चेंज है। धीरे 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 एक हिस्से का बदलाव दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। लेकिन चलिए, आप तो टूरिस्ट और घूमने की बात कर लेते हैं। 4 धाम यात्रा में जो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, वो उत्तराखंड नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। इसलिए अगर सबको लगता है कि उत्तराखंड में हो रहा है, हम तो दूसरे राज्य में बैठे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सही नहीं है। तो ये बात हुई उत्तराखंड की। अब आगे बात करते हैं। अगर भारत की गाड़ी विकास की पटरी पर दौड़ रही है तो उसमें साइंस, आईटी और इंजीनियरिंग जैसे सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान। हम बात करते हैं जबकि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसमें भी हम साउथ के राज्य, खासतौर पे बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी हब हैदराबाद की बात करते हैं, और जिसका हब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। लेकिन इस वक्त बेंगलुरु भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। मेरी एक दोस्त है, वो दिल्ली शिफ्ट होना चाहती है, और वो पहले दिल्ली इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो कहती थी यहाँ बहुत पोल्यूशन है, मैं बेंगलुरु रहूँगी, मौसम अच्छा रहता है। लेकिन अब वो शिफ्ट हो रही है, नौकरी ढूंढ रही है, क्योंकि वहाँ पर पानी का भयानक संकट है। लेकिन अब आपको बाकी राज्य तो हटा दीजिए, कर्नाटक के चुनाव प्रचार में भी, बाकी राज्यों में क्या चर्चा हुई छोड़ दीजिए, कर्नाटक के खुद के चुनाव प्रचार में भी इस मुद्दे का शोर नहीं आया। सबसे पहले समझिए बेंगलुरु में हुआ क्या, ये दिक्कत आई क्यों। बेंगलुरु में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से अगर 65,000 आईटी कंपनियों के साथ देश का आईटी हब है, और रोजाना पानी की खपत कम से कम 260 से 280 करोड़ लीटर है। 170 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से आता है। बाकी ज़रूरतों के लिए लोग
बोरवेल पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में पानी की सप्लाई सिर्फ 100 से 120 है। 100 से 120 करोड़ लीटर है। और ज़रूरत कितनी है, खपत कितनी होती है? 260 से 280 करोड़ लीटर। आप फर्क देखिए। ऐसी स्थिति में ज़रूरत से लगभग 150 करोड़ लीटर पानी कम आ रहा है। अब आपको शायद वहां की स्थिति का थोड़ा अंदाजा हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक शहर का मुद्दा लोकसभा का मुद्दा कैसे बन सकता है? ये तो स्थानीय या विधानसभा चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन ठहरिए और ज़रा सोचिए कि अगर यही हालात आपके शहर में हो गए और अगर आप जलवायु में परिवर्तन को चुनावी शोर के हिस्से के तौर पर नहीं देखना या सुनना चाहते, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये बेंगलुरु से बढ़कर पूरे कर्नाटक और फिर आगे चपेट में लेगा। क्योंकि ये जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। जैसे यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? इसके एक ट्रेलर हमने बेंगलुरु में देख लिया है अभी। ऐसी आशंका भी जताई गई है कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी हिमालय नदियों का प्रवाह कम हो सकता है और पूरा का पूरा उत्तर भारत इन्हीं नदियों पर निर्भर रह सकता है। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है और वो दावा ये किया गया है कि एशिया में लगभग 80% आबादी जल संकट से जूझ रहा है। यह संकट पूर्वोत्तर चीन में भारत, पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। CWMI की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत के प्रमुख 21 शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। देश के अगर बात करें, देश में जो 1994 में पानी की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो अब यानी कि 2025 तक घटकर 1600 घन मीटर रह जाने की संभावनाएं हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं, जब 1994 में प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर 6000 और 2025 तक 1600 घन मीटर रह जाने की संभावनाएं हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन में भारत की कुल हिस्सेदारी करीब 18% की है। इसके बावजूद हमारे पास विश्व का कुल जल संसाधन का केवल 4% हिस्सा ही है। सुनने में हो सकता है लगे कि ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा भी महसूस करेंगे तो ये बहुत डरावना है। इसका मतलब ये है कि पानी की समस्या तेजी से बढ़ रही है और हमारे पास आ रही है। और आप सोचिए कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव का सीजन चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नारों में, उनके मुद्दों में ये समस्या गायब है ही नहीं। वो समस्या जो पूरे देश को प्रभावित करने जा रही है। हम 2047 से लेकर आगे 10 साल 25 साल का विजन देख रहे हैं। हम इकोनॉमी को तीसरी अर्थव्यवस्था और तमाम मुद्दों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन जिस पे हमारा जीवन निर्भर है उसकी बात नहीं है। उसको लेकर कोई नीति बनाने की किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट तक नहीं है। सब कुछ छोड़ दीजिए, चर्चा ही नहीं है। अब बात जलवायु परिवर्तन की। बेतरती तरीके से बढ़ता और घटता तापमान हर आम नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और है भी। लेकिन देश के अधिकतर हिस्सों में बढ़ रहा तापमान देश की सियासत की गर्मी बढ़ा पाए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में गर्मी और लू से जो मरने वाले लोग हैं उसमें हर 5वां नागरिक हिंदुस्तान का है। भारत में लू से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है, तो दुनिया में लू से होने वाली मौत का 20% है। आंकड़ों से पिक्चर साफ होती है, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक सदी के अंत तक भारत में लू का खतरा 10 गुना तक बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं इसका सबसे अधिक असर किस वर्ग पर पड़ता है? देश की तरक्की में
ईंट ढोने वाले मजदूर जो वोट देते हैं, जिनसे वोट की उम्मीद सबसे ज्यादा की जाती है। और किस पर असर पड़ेगा? खेतों में अनाज उगाने वाले किसान, वो किसान जिसके इर्द गिर्द राजनीति रहती है, उनकी आय को दुगनी करने से लेकर तमाम बातें, लेकिन वो लू का असर उन पर पड़ेगा, उसकी चर्चा नहीं है। सेना पर, रेगिस्तान में ड्यूटी करते हमारे जवानों पर लू का असर पड़ेगा, लेकिन सियासत का यहां भी केवल वोट बैंक में ही ज्यादा इंटरेस्ट नजर आता है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि केंद्र ने, मोदी सरकार ने, इस बात का जिक्र मैं ज़रूर करूंगी, पिछले 10 सालों में सौर ऊर्जा में क्षेत्र में कई काम किए हैं, सोलर पैनल्स की बात कर लें या अलग अलग तरीके से। लेकिन क्या उस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इम्पैक्ट रखते हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं? अच्छा, ज़रा इन तस्वीरों को देख लीजिए। G20 के कार्यक्रम के लिए दुनिया भर से आए डेलीगेट्स गंगा आरती में शामिल हुए। पीएम मोदी ने हाल ही में बताया कि उनका उद्देश्य ऐसा करके दुनिया को प्रकृति के प्रति संदेश देने का था, और संदेश गया भी है, ताकि पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के लिए एक मंच पर लाया जा सके। G20 की जितनी भी पहले बैठकें हुई जिसमें प्रधानमंत्री गए, वहां पर भी क्लाइमेट चेंज को लेकर एक मुद्दा हमेशा रहा, उठाया भी गया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर कई वादे किए हैं, जैसे 2047 तक देश में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन, जिससे बहुत हद तक सफलता हासिल भी हो गई है। अब आखिरी में सियासत के उस चैप्टर की भी बात करनी जरूरी है जिसमें जिक्र तो है प्रदूषण का, लेकिन लोकहित के लिए नहीं बल्कि सियासत के लिए। हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो हर साल दीपावली के बाद गैस चेंबर बन जाता है। अब ऐसी स्थिति में, और इस पे तरह तरह की स्टडीज हुई कि टूरिस्ट दिल्ली नहीं आना चाहता, वो देश के अलग हिस्सों में जाना चाहता है, दिल्ली में नहीं बचना चाहता है। लेकिन उसके लिए किया क्या? 2 महीने की राजनीति। तो फिर शुरू होती है इस पर राजनीति। हर बार, हर रोज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड AQI की खबरें आ जाती हैं, यमुना की सतह पर, और कई बैठकें भी होती हैं सरकार के स्तर पर। यमुना की सतह पर तैरते झांकते तस्वीरें आ जाती हैं, जो झाग आते हैं सफ़ेद, उसकी तस्वीरें आ जाती हैं, उस पर रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर जो सरकार है वो काम भी करती है, सरकार की बैठकें भी होती हैं। लेकिन फिर क्या, 2 महीने चले गए और बात खत्म। केजरीवाल 2015 से ही दिल्ली में प्रदूषण के लिए केंद्र, हरियाणा और पंजाब की सरकार को जिम्मेदार ठहराते आए हैं। 9 साल बीत गए, 9 साल साहब, 9 साल बीत गए। आज भी हर साल केजरीवाल की सियासत का रिप्ले इन्हीं महीने में पूरा देश देखता है, जबकि पंजाब में आज उनकी ही सरकार है। पहले तो वो पंजाब को, हरियाणा को दोषी ठहराते थे, लेकिन पंजाब में सरकार है और अब क्या। लेकिन ना पराली के मुद्दे का समाधान निकला, ना प्रदूषण के मुद्दे का समाधान निकला। गाजीपुर में बना ये कूड़े का पहाड़ भी बीचों बीच में सुर्खियां बटोरता रहता है जब जब भी समय आता है, और इसे लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और नगर निगम आमने सामने हैं। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को ही भुगतान, जो हमारी हेल्थ, जो सबसे प्रेशियस है, जान है तो जहान है, हम ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, कोई सियासी दल इम्पैक्ट नहीं हो रहा। दिल्ली के ये 2 उदाहरण हैं। शराब घोटाले के आरोप में जेल से अंतरिम जमानत पर छूटे केजरीवाल के चुनावी कैसेट में शायद ही कहीं दिल्ली में प्रदूषण और कूड़े के पहाड़ का जिक्र होगा। हाँ, ये सब आपको मिल जाएंगे, ध्रुवीकरण, मुस्लिम आरक्षण, मोदी परिवार, ये सब आपको मिल जाएंगे। और ये बात हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी को नहीं, हम सारे जनप्रतिनिधि को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों का जिक्र कर रहे हैं। पर दिल्ली देश की कैपिटल है, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूरी दुनिया में हमारा इम्पैक्ट बनाती है। जलवायु प्रदूषण का मुद्दा जितना संवेदनशील है, सियासत उसे उतना ही नजरअंदाज करती आ रही है। 4 जून 2024 को एक बार देश में नया जनादेश सुनाया जाएगा। सबको इंतजार है 4 जून का। कुछ दिनों के बाद नई सरकार का गठन होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उस सरकार की प्रायोरिटी में कहां स्टैंड करता है।
सवाल तो विपक्ष से भी बनेगा, क्योंकि देखना दिलचस्प होगा इन मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद भवन के बाहर कितना प्रदर्शन करेगी, कितनी बार संसद से वॉकआउट करेगी, और क्या समय आने पर ये मुद्दे जो हमारे जीवन हैं, सांस लेना, पानी पीना, ज़रूरतें, ये सिर्फ संसद में सियासत का या सियासत को चलाने का ही मुद्दा बना रहेगा। हमारा जीवन क्या सिर्फ सियासत का ही मुद्दा रहेगा केवल 12 में से 2 महीने, या इस पर कोई सरकार या कोई जनप्रतिनिधि काम करेगी या आवाज़ उस प्रबल तरीके से उठाएगी कि उसका समाधान निकल पाए? सोचने वाली बात है, क्योंकि जान है तो जहान है। सोचिएगा और उन मुद्दों पर वोट कीजिए जो आपके जीवन को, जीवन शैली को बेहतर बनाता है।